नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास चल रही है। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास चल रही है और लगातार लेक्चर्स वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेक्चर्स वीडियो भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। मित्रों, हमारे द्वारा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा जो मटेरियल मिलते हैं, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा जो क्लासेस चलती हैं वो बहुत ही सारगर्भित होती हैं, बोधगम्य होती हैं और परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को 100% फॉलो किया है, 100% इसके मटेरियल पर भरोसा किया है, तो आप लोग को बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। यह बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री और पेपर 1 हिस्ट्री का भी पोर्शन आपका इसी में कवर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री का पोर्शन इसमें बिल्कुल कवर होगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ऊपर भी शो हो रहा है और यह भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग दे सकते हैं 8318397276, ठीक है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो भी लोग कोर्स लेना चाहते हैं, केवल 999 रुपए का कोर्स है मित्रों, केवल 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और आप लोग की पूरी तैयारी होगी। 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। और अगर आप लोग इस कोर्स को परचेज करते हैं, इस कोर्स को देखते हैं, तो बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा देखिए पूरी 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें आप लोग क्या मिलेगी? 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी व्याख्या के साथ। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी दूंगा, टेस्ट सीरीज का लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा। और इसके बाद आप लोग को इस तरह का शानदार हैंड रिटेन नोट्स भी जहां जरूरत पड़ेगी वह भी मिलेगा। कंप्यूटराइज्ड नोट, पीपीटी नोट्स, बहुत कुछ मिलेगा। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। केवल 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग के लोगों के लिए, जो भी लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसके पहले एक लेक्चर मैं आप लोग को दे चुका हूं सिंधु सभ्यता का, यह दूसरा लेक्चर है सिंधु सभ्यता का। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और यह कोर्स आप लोग जरूर ले सकते हैं, जो भी लोग लेना चाहें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोगों ने अध्ययन करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि नगर कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के। क्योंकि आपको यह पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय नियोजन पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, समकालीन बहुत सारी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, यह सब सभी क्या थी? यह सब समकालीन सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता भी समकालीन सभ्यता थी। लेकिन कोई भी सभ्यता इतना उन्नत शहरी जीवन किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नगरीकरण का जो प्रारंभ हुआ था, मतलब नगरों का जो विकास हुआ था, जो नगरीकरण का पहला संकेत मिलता है वह आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है। यह बात है, कई विद्वान मानते हैं, ठीक है। नगरीकरण का संकेत मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। पहली बार नगरीकरण का विकास भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो नगरीकरण था वो उतना विकसित नहीं था जितना सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन बहुत ज्यादा विस्तृत था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई कहा जाए तो वहां मेसोपोटामिया की सभ्यता एक छोटी सी कस्बा थी। इस तरह से इतना बड़ा अंतर था, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा था, नगर कैसे थे। केवल नगर की बात करूंगा, नगर कैसे थे, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा के नगर दो भागों में विभक्त थे। हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब है हड़प्पा के जो नगर थे वह दो भागों में विभक्त थे। दो भागों में नगर विभाजित था। जैसे अगर यह पूरा नगर मान लिया जाए तो ये जो नगर था यह दो भागों में डिवाइड था। एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में पूरा नगर विभाजित था। पश्चिमी भाग जो था वह ऊंचाई पर था। पश्चिमी भाग जो था वह ऊंचाई पर था, वह ऊंचाई टीले पर था, ठीक है, ऐसे ऐसे था, ऊंचाई पर था। और जो पूर्वी भाग जो था वह निचले स्तर पे था, ठीक है। तो दो भागों में विभक्त था, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था
और यह छोटा था। यह जो था पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था और यह छोटा था, ठीक है। और इस छोटे से भाग पर संभ्रांत लोग रहा करते थे। जो नगर के बड़े लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, वह ऊंचाई वाले स्थान पर रहा करते थे। और वह भाग जो था क्षेत्रफल में छोटा था, क्षेत्रफल में छोटा था। जबकि पूर्वी भाग जो था वह निचला था। वह पूर्वी भाग जो था ऐसे निचला था। पूर्वी भाग जो था ऐसे, ये जो निचला जो जगह था यह क्या था, पूर्वी भाग था। और इसे क्या कहा जाता था, इसे निचला नगर कहा जाता था, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था निचला नगर, निचला नगर, क्योंकि यह निचले वाले भाग में था, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भी जाता था। और जो पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पर था और इसे नगर दुर्ग कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। नगर दुर्ग में कौन रहते थे, नगर दुर्ग में जो नगर के बड़े संभ्रांत लोग होते थे वह नगर दुर्ग में रहा करते थे। और निचले नगर पे कौन रहा करता था, सामान्य जनता रहती थी। तो पूर्वी भाग जो था उसे निचला नगर कहते हैं और यहाँ आम जनता वास करती थी, ठीक है। अब देखिए, ये हमने बता दिया कि नगर जो था वो दो भागों में विभक्त था, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग में संभ्रांत लोग रहा करते थे, पूर्वी भाग में सामान्य जनता रहती थी। पश्चिमी भाग का जो क्षेत्रफल था छोटा था, पूर्वी भाग का क्षेत्रफल बड़ा था, ठीक है। जब जहां बहुत सारे लोग रहेंगे तो बड़ा क्षेत्रफल रहेगा ही। और पूर्वी भाग जो था निचले स्थान पर था, इसलिए इसे निचला नगर कहते हैं। और जो पश्चिमी भाग था वह उसे नगर दुर्ग कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, दुर्ग था, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे सामान्यतः दो भागों में विभक्त थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर था धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है धौलावीरा। तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता, बाद में मैं धौलावीरा के बारे में विस्तृत बताऊंगा। आज मैं केवल नगर संयोजन पर बता रहा हूं, इसलिए मैं यह बातें कह रहा हूं, ठीक है। तो धौलावीरा जो नगर था यह तीन भागों में विभक्त था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बाकी नगर दो भागों में विभक्त थे, वही सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता है, यह तीन भागों में विभक्त था। तीन भागों में विभक्त क्या था, एक तरफ नगर दुर्ग था, पश्चिमी भाग था, एक तरफ निचला नगर था, ठीक है। और यहाँ पर आपको मध्य भाग में भी एक नगर थी, मध्य भाग में भी आपका नगर था, ठीक है। धौलावीरा नगर का विभाजन जो था तीन भागों में हुआ था। चन्हुदड़ो, अब देखिए, जैसा कि हमने कहा है कि पश्चिमी भाग में दुर्ग था, तो चन्हुदड़ो एक ऐसा नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है चन्हुदड़ो, जहां दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो चन्हुदड़ो में नहीं मिलता है। चन्हुदड़ो नगर ऐसा था जहां दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, दुर्ग नहीं मिलते हैं। लोथल में देखिए, लोथल एक ऐसा नगर है जहां नगर के दोनों भाग एक साथ दुर्ग, लोथल जो नगर है यह नगर के दोनों भाग एक साथ दुर्गीकृत हैं। मतलब पश्चिमी भाग केवल दुर्गीकृत नहीं है, पूर्वी भाग को भी दुर्गीकृत कर दिया गया है। नगर के दोनों भाग एक ही साथ दुर्गीकृत हैं, एक ही साथ दुर्गीकृत हैं लोथल में, ठीक है। और कालीबंगा में क्या है, कालीबंगा में निचला नगर भी दुर्गीकृत है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। ऐसे आपका पश्चिमी भाग हुआ और यह आपका पूर्वी भाग हुआ, ठीक है। पश्चिमी भाग ही दुर्गीकृत है हर जगह, आपको पता है, ठीक है। और चंद्रों एक ऐसा नगर है जहां ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिले ही नहीं है, यहाँ पश्चिमी भाग भी ध्रुवीकृत नहीं है। लेकिन लोथल एक ऐसा नगर है जहां पश्चिमी भाग के अलावा पूर्वी भाग को भी एक ही साथ ध्रुवीकृत किया गया है, एक ही साथ ध्रुवीकृत किया गया है लोथल में, ठीक है। और कालीबंगा एक ऐसा भाग है जहां पश्चिमी भाग भी ध्रुवीकृत है, साथ ही साथ जो निचला नगर है वह भी ध्रुवीकृत है, लेकिन अलग अलग ध्रुवीकृत है, ठीक है, अलग अलग दुर्गीकृत है। काली मतलब किला बनाया गया है पश्चिमी भाग में भी और पूर्वी भाग में भी, और लोथल में एक ही साथ दोनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब हम चन्हुदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। चन्हुदड़ो देखिए, यहाँ पर लाली, लिपस्टिक, काजल ये सब बनाया गया है। तो ये सब देखिए, चन्हुदड़ो वह जगह था ना जहां पर ब्यूटी पार्लर मिला है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर मिला है, वहां पर सौंदर्य प्रसाधन की सारी चीजें मिली हैं। तो यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भूलिए मत, जितना भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं वो सब चन्हुदड़ो से मिली है, ठीक है। मतलब फैशन नगरी था चन्हुदड़ो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, चन्हुदड़ो सिंधु सभ्यता का एक ऐसा नगर है जहां से सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं, सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन में क्या मिला हुआ है, सौंदर्य प्रसाधन का बाक्स मिला हुआ है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि सौंदर्य प्रसाधन का बाक्स मिला हुआ है, ठीक है। मेकअप बॉक्स भी मिला हुआ है, यहाँ पर मेकअप बॉक्स मिला हुआ है, साथ ही साथ लिपस्टिक मिली है, लाली मिली है, काजल मिली है, कंघी, सुई आदि सब मिला है। ये सब क्या है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए ही है, ठीक है। इसीलिए मैं यह चीजें बना दिया हूं ताकि आप लोग मत भूलिए। अब देखिए, चन्हुदड़ो से क्या मिला है, चन्हुदड़ो से एक और चीज मिली है जो बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, मिट्टी की पाइपदार नाली। मिट्टी की पाइपदार नाली मतलब नाली मिली है
पाइप वाली। जैसे मान लीजिए इस समय नाली एक जैसे कि एक पाइप होती है ना, जैसे प्लास्टिक की पाइप होती है जल निकालने के लिए, पानी बहाने के लिए प्लास्टिक की पाइप भी होती है, लोहे की पाइप होती है और सीमेंट की पाइप भी होती है ना। वैसे ही मिट्टी की पाइपदार नाली मिली है, मिट्टी की पाइपदार नाली मिली है, कहां से? चरनोदड़ों से मिली है। और साथ ही साथ चरनोदड़ों से क्या मिला है? कासा का बैल मिला हुआ है। कासा का क्या मिला हुआ है? काशे का बैल मिला हुआ है चरनोदड़ों से, मत भूलिएगा कभी। काशे का बैल कहां से मिला हुआ है? चरनोदड़ों से मिला हुआ है। कासे का बैल मिला हुआ है चरनोदड़ों से, ठीक है, कासे का बैल मिला हुआ है। चरनोदड़ों के बारे में इतना आप लोगों ने देखा, तो देख लीजिए चरनोदड़ों की खोज कब हुई थी? चरनोदड़ों की जो खोज हुई है वह 1931 में हुई है। 1931 में चरनोदड़ों की खोज हुआ है। और किसने किया है? गोपाल मजुमदार ने। गोपाल मजुमदार ने चरनोदड़ों की खोज किया है, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजुमदार। मैं जितना पढ़ा रहा हूं मित्र, एक प्रश्न आपका इधर उधर नहीं आएगा, और यह आपका बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य सहगामी भर्तियों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए चरनोदड़ों से और क्या चीज मिला है? वक्राकार ईंटें मिली हैं, गोल ईंटें, वक्राकार ईंटें मिले जो वक्राकार है, वक्रा मुड़ी मुड़ी हुई है। अब देखिए वक्राकार ईंट की डिजाइन यही है, यही चरनोदड़ों से मिला है, ठीक है, देख सकते हैं इतना फ्रेश ईंट है, ये आपका चरनोदड़ों से मिला है, वक्राकार ईंट है। इस समय भी कई तरह की ईंटें सीमेंट से बनाई जाती हैं। अब सोचिए उस समय यह वक्राकार ईंटें बनाई जाती थी, ठीक है, पुल आदि में पुल बनाने में या कहीं भी घर बनाने में काम आता था। तो वक्राकार ईंटें तो बहुत सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगरों में भी मिली है, लेकिन यह जो ईंट है ये वक्राकार है, ठीक है, मुड़ी हुई है, ठीक है। चरनोदड़ों में एक सिक्का मिला हुआ है। चरनोदड़ों में एक ऐसा सिक्का मिला हुआ है जिस सिक्के पर दो घड़ियाल है और एक मछली बनी हुई है, एक मछली का चिन्ह है, ठीक है, दो घड़ियाल और एक मछली बनी हुई है, ऐसा सिक्का चरनोदड़ों में मिला हुआ है, जिस पर एक ही सिक्के पर दो घड़ियाल बने हुए हैं और एक मछली मिली है। चरनोदड़ों से मैंने बताया, चरनोदड़ों से आपको कांसा का बैल मिला हुआ है, नहीं कांसा का बैल नहीं मिला है, और कांसे का इक्का गाड़ी मिला है और कांसे का बैल गाड़ी मिला है। यह कहां से मिला है? चरनोदड़ों से मिला हुआ है, कांसा का इक्का गाड़ी और कांसे का बैल गाड़ी। हालांकि ये देखिए क्या है, ये इक्का गाड़ी है बैलगाड़ी, तो ये बैल है ना, यह बैलगाड़ी है, कांसे का बैलगाड़ी, ठीक है। और इक्का गाड़ी में क्या होता है? इक्का गाड़ी में क्या होता है? घोड़े खींचते हैं और बैलगाड़ी में बैल खींचते हैं, बस वही है। ये कांसे का जो बैल मिला है, कांसे का जो बैलगाड़ी मिला है, यह चरनोदड़ों से मिला है। अगर कांसा का बैल आए, कांसा का बैल कहां से मिला है? तो कांसा का बैल कालीबंगा से मिला है, आगे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। यह आपका कांसे का बैलगाड़ी है जो चरनोदड़ों से मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं चरनोदड़ों से कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। अब देखिए कालीबंगा जो है, इसकी खोज कब हुई थी? 1951 में हुई थी। किसने किया था? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष इसके क्या है? खोज करता है, यह खोज किए थे। बाद में उत्खनन करता कोई और है भाई, उनके बारे में बताऊंगा आप लोग को आगे चलकर, ठीक है। यह खोज करता है अमलानंद घोष, 1951 में खोज हुआ था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर शब्द पर जाइए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, सिंध का नखलिस्तान, ये सभी मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ है। वैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, यह ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में आता है। कालीबंगा से कौन कौन सी चीजें मिली हैं? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला हुआ है, जुता हुआ खेत के साक्ष मिले हैं। एक ऐसा खेत मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए खेत है, ठीक है, तो खेत को क्या है, खेत में ऐसे ऐसी नालियां बनी होती है ना, जुता जाता है तो ऐसे ऐसे नालियां बन जाती हैं, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है परीक्षा में। अब देखिए रागी और सरसों की खेती के प्रमाण मिले हैं। ये देखिए रागी और सरसों की खेती हो रही है, तो इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। रागी और सरसों में अंतर आप जानते हैं, जैसे ये जो सरसों है यह पीले कलर का होता है, पीले कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है। और जो रागी होती है वह भी आपका सरसों की जैसी ही होती है, लेकिन वह काले रंग की होती है। तो कुल मिलाकर एक ही प्रजाति है। तो रागी और सरसों की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहां है? कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और आज भी राजस्थान में सरसों और रागी की खेती बहुतायत मात्रा में होती है। तो जलवायु थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है, उस समय कुछ और होती थी खेती, इस समय कुछ और होगी। कांसे का बैल कहां से मिला है? तो कांसे का बैल मिला हुआ है कहां से? कालीबंगा से। बैलगाड़ी जो मिली है, कांसे की जो बैलगाड़ी मिली है वह चरनोदड़ों से मिली है।
कांसे का जो बैल मिला है वह कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भगवान शिव का लिंग, भगवान शिव का यह शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग है। और जो लिंग पूजा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हुए हैं, ठीक है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे लोथल के बारे में पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं मित्र, जितना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं लोथल के बारे में बता दिया तो फिर अभी खत्म हो गया लोथल, ठीक है। लोथल जो है, लोथल की खोज किसने किया, लोथल की खोज किया था एस.आर. राव ने, एस.आर. राव ने। अभी मैं आगे आप लोग को जितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ना, उनके खोजकर्ता के बारे में एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं वह किस नदी के किनारे हैं, इसके बारे में भी अलग वीडियो बना दूंगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लोथल की खोज किया था 1954 में, किसने, एस.आर. राव ने किया था, ठीक है। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। लोथल का बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है, मतलब कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद, इसीलिए इस लोथल नगर को लघु हड़प्पा कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। अरे व्यापारिक नगर था भाई, सीधे सीधे मिस्र से, यूनान से या बाकी उस समय जो समकालीन सभ्यता थी वहां से आयात निर्यात होता था लोथल से, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बंदरगाह था। इसी लोथल को क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। लोथल से क्या मिला है, लोथल से जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला हुआ है, जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला हुआ है। रंगाई कुंड का साक्ष्य मिला है, रंगाई कुंड का साक्ष्य मिला है, जहां कपड़े आदि रंगे जाते थे, रंगाई कुंड का साक्ष्य मिला है। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, कहां से, लोथल से, लोथल से अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ पर अग्नि में आहुति दी जाती थी, यज्ञ आदि जैसा किया जाता था, ऐसा कुछ पता चलता है। तो अग्निकुंड, रंगाई कुंड और जल प्रबंधन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। लोथल से सबसे बड़ी चीज है, लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं भाई, बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। अब भी मैं आगे में दिखाऊंगा कि बंदरगाह कितना बड़ा था, ठीक है, कितना उसका लंबाई था, कितना उसका चौड़ाई था, बंदरगाह था, बंदरगाह था। और बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह में क्या होता है, जहाजों से माल चढ़ाए और उतारे जाते हैं, ठीक है। तो जो लोथल था वो बंदरगाह शहर था। सिंधु सभ्यता के बाकी नगरों में घरों के दरवाजे, अब देखिए यहाँ पर बता दूं, सिंधु सभ्यता के बारे में बता दूं, सिंधु सभ्यता के जो बाकी नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, जितने भी बाकी नगर थे, लोथल को छोड़कर वहां जो मुख्य दरवाजे थे, जो मकान के दरवाजे थे, आज जो जहां मकान बनता है क्या होता है, मकान जब बनेगा, अगर मान लीजिए सड़क किनारे मकान बना लिए तो दरवाजा कहाँ रखेंगे, सड़क की तरफ ही तो खुलेगा, पीछे की तरफ तो खुलेगा नहीं। पीछे की तरफ खुलना रहेगा तो फिर क्या मतलब है सड़क पर मकान बनाने का, मेन रोड पर मकान बनाने का क्या मतलब है, जब आप नजारा ही न देख पाए, पीछे की तरफ अपने मकान का दरवाजा रखेंगे तो कोई मतलब है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगरों में ऐसा होता था कि जो मकान के दरवाजे होते थे ना, पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता के बाकी नगरों में जो घर के दरवाजे होते थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, मेन सड़क पर नहीं खुलते थे, मेन सड़क से कोई लेना देना नहीं होता था लोगों का, ठीक है। जबकि लोथल में इसके सीधे विपरीत था। लोथल नगर में जो घर का दरवाजा था, घर का जो दरवाजा होता था वह सड़क की तरफ खुलता था। यह सिर्फ और सिर्फ लोथल में ऐसा था, ठीक है। अब आइए हम लोथल की बंदरगाहों के बारे में देख लेते हैं। लोथल का जो बंदरगाह था यह है विशाल बंदरगाह। यह जो लोथल का बंदरगाह मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, यह है आपका बंदरगाह, लोथल का बंदरगाह, जहां जहाज आते थे और माल को चढ़ाया और उतारा जाता था, ठीक है। अब जो लोथल का जो बंदरगाह है यह कितना बड़ा था, तो इसका देखिए 218 मीटर लंबा था यह बंदरगाह। ये देखिए इसकी जो लंबाई थी वह कितनी थी, 218 मीटर लंबा बंदरगाह था। और चौड़ाई कितनी थी, 37 मीटर चौड़ा। तो 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा यह बंदरगाह था। यह क्षेत्रफल आप जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार परीक्षा में आने वाले होते हैं। अब देखिए लोथल की बंदरगाह से एक चीज मिली है, फारस की बेलनाकार मोहर मिली है। फारस की बेलनाकार मोहर मिली है, मतलब एक मोहर मिली है जो बेलनाकार है, ठीक है। बेलनाकार आप जानते हैं, ऐसे बेलनाकार मोहर है। यह आपका लोथल से मिला हुआ है और यह मोहर कहाँ की है, फारस की है। अब फारस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में तो बेलनाकार मोहर चलती नहीं थी सामान्यतः, ठीक है। अब यह बेलनाकार मोहर फारस की है और लोथल से मिला हुआ है। इसका क्या अंदेशा लगाया गया, इसका मतलब यह लगाया गया कि फारस के साथ या सिंधु सभ्यता या समकालीन सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, इसीलिए तो फारस की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर लोथल में
दिखाई पड़ी। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं और देख लीजिए कि यहाँ पर दास प्रथा की परंपरा थी। दास प्रथा की परंपरा परिलक्षित होती है यहाँ पर। ठीक है, युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं। कुछ लोग सती प्रथा से इसका अनुमान लगाते हैं। युगल सावधान जानते हैं, जोड़े में सावधान, जोड़े में सावधान मतलब जोड़े में किसी को दफनाया गया है या जलाया गया है। ठीक है, अब जोड़ा का मतलब स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष नहीं है, स्त्री पुरुष है। युगल जहां शब्द लग जाएगा वहां मतलब नर और मादा से मतलब है। तो युगल सावधान के प्रमाण कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। युगल सावधान मतलब जोड़े में स्त्री और पुरुष को दफनाया गया है, यह सावधान के प्रमाण मिले हैं कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले हैं। अब युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं तो कुछ लोग यह मानते हैं कि यह सती प्रथा जैसा होगा। ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, सामान्य था। ठीक है, अब लोथल में 3, अब देखिए कितने युगल सावधान मिले हैं ये भी देखना होगा। कहां कहां से मिले हैं युगल सावधान? लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से मिले हैं। केवल 2 ही जगह से युगल सावधान के साथ मिले हैं, नर और मादा के। ठीक है, लोथल में जो युगल सावधान मिला है वो 3 मिला है। ठीक है, कालीबंगा में कितना मिला है? कालीबंगा में 1 युगल सावधान मिला है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। सिंधुवासी जो थे वह क्या थे? शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सिंधुवासी। ठीक है, आभूषण कैसा पहनते थे सिंधुवासी? सोने के, चांदी के, माणिक्य के, हाथी दांत आदि के आभूषण पहनते थे। चांदी का सबसे पहले प्रयोग हड़प्पा वासियों ने ही किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सोने, चांदी, माणिक्य, हाथी दांत, मिट्टी तक के आभूषण सिंधुवासी पहना करते थे। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए वह क्या करते थे? तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प आदि उद्योग से वह अपना क्या करते थे? जीवन निर्वाह करते थे। सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ कैसा संबंध था? क्या संबंध मिलता है? क्या क्या व्यापारिक संबंध था? यह आप लोग जानकर हैरान रहेंगे कि सिंधुवासियों का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता था ना, तो कलर चेंज कर लूं, सिंधुवासियों का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता था वह कहां से होता था? मेसोपोटामिया के साथ होता। सबसे ज्यादा व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था, क्योंकि वह मेसोपोटामिया का एक शासक था, सम्राट सारगोन। तो सम्राट सारगोन का एक अभिलेख मिला हुआ है। मेसोपोटामिया का शासक था सम्राट सारगोन, इसका एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुहा, सम्राट सारगोन के अभिलेख में, जो मेसोपोटामिया का शासक था। ठीक है, मतलब जो मेसोपोटामिया के लोग हुआ करते थे वह सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे? सिंधु सभ्यता को कहते थे मेलुहा नामक देश कहा करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के 2 नगर हैं, उर और किश। 2 नगर थे, उर और किश। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिंधु सभ्यता की मुहर प्राप्त हुई है। बताइए सिंधु सभ्यता की मुहर क्या कर रही है? मेसोपोटामिया के नगर उर और किश में अगर सिंधु सभ्यता की मुहर है, इसका मतलब यह साफ परिलक्षित होता है कि मेसोपोटामिया के साथ और सिंधु सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अब भारत में अगर अमेरिका का, कोई यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, जापान का अगर मुद्रा मिलता है, करेंसी मिलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आयात निर्यात है, लोगों के बीच आवागमन परिलक्षित होता है, तभी तो मिल रहा है। ठीक है, तो यह सिंधु सभ्यता की जो मुहर प्राप्त हुई है वो मेसोपोटामिया के उर और किश, ये 2 नगर ध्यान रखिएगा, यहां से सिंधु सभ्यता की मुहर मिली है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और यह जो कोर्स है केवल 999 रुपए का कोर्स है, जो भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, प्लस नोट्स मिलेगा, बहुत कुछ बेहतरीन तैयारी होगी। और यह बात मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स को फॉलो कर लिए तो 100% आपका पेपर 2 निकलेगा ही निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और आपका जो बाकी जो आगामी भर्तियां होंगी उसमें भी यह सारे मटेरियल काम देंगे आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर भी एमसीक्यू कराने वाला हूं। धन्यवाद आप लोग को। टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन करिए, जो भी लोग नहीं देखे हैं टेस्ट सीरीज जाइए, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से टेस्ट सीरीज बनाया हूं, आप लोग उसे देखिए। ठीक है, मैं 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कराऊंगा और वही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और यह भी आप जानिए, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि बाकी आगामी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ जब बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर होगा तो उसके लिए भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए।
ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।